हेलो दोस्तों, स्टडी फास्ट विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज जो है दोस्तों हम लोग बिहार एसएससी का जो है दोस्तों सचिवालय सहायक का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि दोस्तों वॉल्यूम 2 का है। ये जो है दोस्तों आने वाला जो है दोस्तों 17 तारीख को जो है 17 नवंबर को होने वाले एग्जाम के लिए जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, बिहार एसएससी का वॉल्यूम 2 जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, ठीक है, जिसका कि हम लोग जीके एंड जीएस देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है। इनमें से बताना है कि कौन सा मिलान जो है असत्य है। ऑप्शन ए दे रखा है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में दे रखा है हरिकेन, और ऑप्शन बी है दक्षिण पूर्व अमेरिका जिसका टॉर्नेडो दे रखा है, और ऑप्शन सी दे रखा है प्रशांत महासागर जिसका टाइफून दे रखा है, और ऑप्शन डी दे रखा है हिंद महासागर जिसका चक्रवात दे रखा है। तो इसमें देखना है कि कौन सा असत्य है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में जो है हरिकेन नामक पवन नहीं चल के ये विली विली पवनें चलती है। कौन सी चलती है? तो ये विली विली पवनें चलती है, ठीक है। और हरिकेन कहाँ चलता है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है, ठीक है ना। ये कहाँ पे चलता है? अमेरिका में चलता है, ठीक है। और दक्षिण पूर्व अमेरिका, यहाँ पे टॉर्नेडो दे रखा है, ये बिल्कुल सही है कि टॉर्नेडो दक्षिण पूर्व अमेरिका में चलती है, ठीक है। और ऑप्शन सी दे रखा है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर, यहाँ पे टाइफून, ये भी सही है कि टाइफून जो है दोस्तों पश्चिमी प्रशांत महासागर और चीन महासागर में चलती है। कहाँ पे? पश्चिमी प्रशांत महासागर और चीन सागर में चलती है, जो कि एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ठीक ना। ये कैसा है? एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है। और ऑप्शन डी दे रखा है हिंद महासागर, ये चक्रवात दे रखा है। तो दोस्तों हिंद महासागर में चक्रवात चलता है, ये भी सही है। और चक्रवात जो है दोस्तों इसका उत्तरी गोलार्ध में जो है दोस्तों दिशा इसका एंटी क्लॉकवाइज होता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा कैसे होता है? तो ये वामावर्त होता है, ठीक है दोस्तों। और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी डायरेक्शन कैसे होता है? तो इसे दक्षिणी गोलार्ध में इसका डायरेक्शन जो है दायावर्त होता है, ठीक है दोस्तों। कैसा होता है? दायावर्त होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा कोल्ड डेजर्ट नहीं है, है ना। इनमें से कौन सा बताना है तो कि कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि गोभी, है ना, गोभी। बी दे रखा है पेंटागोनिया, ऑप्शन सी दे रखा है नाभिक, और ऑप्शन डी दे रखा है सोनोरन। तो इनमें से कौन जो है दोस्तों कोल्ड डेजर्ट नहीं है? तो ये सोनोरन जो है दोस्तों, ये सोनोरन कोल्ड डेजर्ट नहीं है, बल्कि ये कैसा है? ये गर्म मरुस्थल है। कैसा है? ये गर्म मरुस्थल है। जबकि गोभी, पेंटागोनिया और नामीब ये क्या है? ये कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। पेंटागोनिया जो है दोस्तों ये पेंटागोनिया जो है दोस्तों ये क्षेत्रफल के अनुसार जो है दोस्तों ये 8वां मरुस्थल है, ठीक है ना। पेंटागोनिया जो है क्षेत्रफल के अनुसार ये 8वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कहाँ स्थित है? तो ये जो है अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। और एक और अलग से पॉइंट याद रख लेंगे दोस्तों कि काराकुम मरुस्थल ये किस देश में स्थित है? तो ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानी से गुजरती है। इनमें से बताना है कि कौन सी नदी 5 देशों की राजधानी से गुजरती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है राइन नदी, ऑप्शन बी है डेन्यूब नदी, ऑप्शन सी है वोल्गा नदी, ऑप्शन डी है कोलोरेडो नदी। तो इनमें से बताना है कि कौन सी नदी जो है 5 देशों की राजधानी से गुजरती है। तो इनमें से जो है दोस्तों डेन्यूब नदी, है ना, ये डेन्यूब नदी जो है 5 देशों की राजधानी से गुजरती है, ठीक है। किसके? डेन्यूब नदी 5 देशों की राजधानी से गुजरती है। जो कि डेन्यूब नदी जो है दोस्तों जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर जो है दोस्तों 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है, जो इस प्रकार है, ठीक है। तो देख लेते हैं किस देश की राजधानी से गुजरती है। तो ये जो है दोस्तों रोमानिया, है ना, रोमानिया देश की राजधानी ये बुखारेस्ट से गुजरती है। रोमानिया देश की राजधानी बुखारेस्ट से और स्लोवेनिया की राजधानी वार्तिस्लावा से, और यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड से, और हंगरी की राजधानी बुखारेस्ट से, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना से जो है ये 5 देशों की राजधानी जो है दोस्तों डेन्यूब नदी गुजरती है, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है। इनमें से बताना है कि कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन ए दे रखा है न्यू गिनी द्वीप, ऑप्शन बी है बोर्नियो द्वीप, ऑप्शन सी है सुमात्रा द्वीप, ऑप्शन डी है मेडागास्कर द्वीप। तो इनमें से कौन सा द्वीप जो है दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये जो है दोस्तों न्यू गिनी है ना, न्यू गिनी जो है दोस्तों इनमें से सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, न्यू गिनी इनमें से सबसे बड़ा द्वीप है। जो कहाँ स्थित है, तो ये जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पे, प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, और न्यू गिनी द्वीप के बाद कौन कौन सबसे बड़ा द्वीप है, तो न्यू गिनी द्वीप के बाद जो है दोस्तों ये बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद कौन सा है, तो ये मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद सुमात्रा सबसे बड़ा द्वीप है। और दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों, तो ये ग्रीनलैंड द्वीप है ना। दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये न्यू गिनी द्वीप है। ठीक है, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया, ग्रीनलैंड। उसके बाद कौन सा हो गया, न्यू गिनी द्वीप। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, तो उसके बाद जो है ये बोर्नियो द्वीप है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, बोर्नियो द्वीप। और चौथा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये मेडागास्कर द्वीप है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि करेबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। करेबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन ए दे रखा है पूर्वोत्तर हिमालय, ऑप्शन बी दे रखा है मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन सी दे रखा है उत्तराखंड हिमालय, ऑप्शन डी दे रखा है कश्मीर हिमालय। तो करेबा भू आकृति जो है ये कश्मीर हिमालय में मिलती है। कहाँ पे, कश्मीर हिमालय में। और कश्मीर हिमालय जो है दोस्तों ये केसर और जफरान के लिए जो है दोस्तों, जफरान का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो कश्मीर हिमालय के भू आकृति क्षेत्र में होता है ना। करेबा भू आकृति क्षेत्र में होता है कौन सा, केसर और जफरान। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है कनारी, ऑप्शन बी दे रखा है क्यूरोसिबो, ऑप्शन सी है हम्बोल्ट, ऑप्शन डी है कैलिफोर्निया। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये कनारी जो है ये प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है ना। ये प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है, बल्कि ये है ना, ये कहाँ है, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ये कहाँ का है, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। और प्रशांत महासागर की जलधारा को याद करने का ट्रिक है दोस्तों कि ओके पेरू है ना, क्या है, ओके पेरू है ना, ओके पेरू। ओ से हो जाएगा अलास्का की जलधारा, और ओयासीबो की जलधारा, ठीक ना, और ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ठीक है, के से हो जाएगा क्यूरोसिबो की धारा और कैलिफोर्निया की धारा, और पे से हो जाएगा पेरू, पे से पेरू की धारा या तो हम्बोल्ट की धारा। ठीक है, कौन सा, पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। तो बिहार का लिंगानुपात क्या है, तो ये 918 है। कितना है, 918 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो इनमें से कौन सी नदी जो है दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, तो इसे देखना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है पेनगंगा, ऑप्शन बी दे रखा है बेनगंगा, ऑप्शन सी दे रखा है इंद्रावती, और ऑप्शन डी दे रखा है दूधगंगा। तो इनमें से जो है दोस्तों कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, तो इनमें से जो है दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी कौन सा नहीं है, तो ये जो है दोस्तों पहले चलिए देख लेते हैं गोदावरी की कौन कौन सी सहायक नदी है। ठीक है, तो उसके बाद तब तक हम इधर गोदावरी की सहायक नदी बता रहे हैं, तब तक आप लोग ऑप्शन देखिए। ठीक है, तो गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सा है, तो ये परबरा है ना, पूर्णा, मंजरा और बेनगंगा। ठीक ना, कौन कौन सा है, तो परबरा है, पूर्णा है, मंजरा है, ठीक ना, वैनगंगा है, पैनगंगा है, वर्धा है। ठीक है, कौन सा है, वर्धा है। और इंद्रावती, मनेर है ना, इंद्रावती, मनेर और सबरी है ना, इंद्रावती, मनेर और सबरी ये किसके हैं, तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इनमें से गोदावरी की सहायक नदी कौन नहीं है, तो ये दूध गंगा जो दोस्तों ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं। तो इनमें से किस प्रकार के बिहार में वन नहीं पाए जाते हैं, तो
इनमें से जो दोस्तों सदाबहार वन जो है दोस्तों बिहार में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार वन जो है दोस्तों उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वार्षिक वर्षा जो है दोस्तों 200 सेंटीमीटर से अधिक होते हैं। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इसका तापमान जो है दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, उन्हीं क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि पुनपुन नदी गंगा के किस स्थान पर मिलती है। तो पुनपुन नदी जो है दोस्तों गंगा के किस स्थान पर मिलती है। तो ऑप्शन ए दे रखा फतुहा, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है मनेर, ऑप्शन डी है सोनपुर। तो पुनपुन नदी जो है दोस्तों ये फतुहा में जाके गंगा में मिलती है। कहाँ पे, ये फतुहा में जाके गंगा में मिलती है। ठीक है, और पुनपुन नदी कहाँ से निकलता है दोस्तों। तो पुनपुन नदी जो है झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर से उत्पन्न होता है। कहाँ से, छोटा नागपुर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो क्या कह रहा है दोस्तों कि रागी के उत्पादन में जो दोस्तों प्रथम स्थान किसका है, किस राज्य का है। तो ये जो दोस्तों अपना बिहार का है ना, किसका, अपना बिहार का। और बिहार में भी सबसे अधिक रागी का उत्पादन किस जिला में होता है। तो ये दरभंगा में होता है। कहाँ पे होता है, ये दरभंगा में जो है दोस्तों बिहार में सबसे अधिक रागी का उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है। तो इसमें से बताना है कि अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। ए दे रखा है सेंट्रल पीक, ऑप्शन बी दे रखा है माउंट थुलियर, ऑप्शन सी दे रखा है माउंट डियोवेली, ऑप्शन डी दे रखा है माउंट मणिपुर। तो इनमें से बताना है कि अंडमान द्वीप समूह का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो ये अंडमान द्वीप समूह का सबसे सर्वोच्च शिखर जो है ये सेंट्रल पीक है। कौन सा है, ये सेंट्रल पीक है। ठीक है, और माउंट डियोवेली ये कहाँ स्थित है। तो ये मध्य अंडमान में स्थित है। ठीक है, और हाल ही में जो है माउंट मणिपुर है ना, ये माउंट मणिपुर जो है ये किसका नाम बदल के कर दिया गया है। तो माउंट हैरियट का है ना, माउंट हैरियट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है। तो माउंट मणिपुर कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है। तो बताना है कि 8 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है। तो ऑप्शन ए दे रखा है मालदीव व मिनिकॉय, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप व मिनिकॉय, ऑप्शन सी है छोटा अंडमान व कार निकोबार, ऑप्शन डी दे रखा है छोटा अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान। तो 8 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है। तो 8 डिग्री जो है दोस्तों ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन सा है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच जो है दोस्तों ये 9 डिग्री चैनल है। कितना है, 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, और छोटा अंडमान और व कार निकोबार के बीच की कौन सा स्थित है। तो ये 10 डिग्री चैनल स्थित है। हाँ, और छोटा अंडमान और एवं दक्षिणी अंडमान के बीच ये कौन सा है। तो ये अभी दोस्तों याद नहीं आ रहा है। और दक्कन पैलेस जो है दोस्तों ये हिंद महासागर में स्थित जलडमरू मध्य स्थित है। हाँ, एक अलग एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखेंगे, दक्कन पैलेस। हाँ, ये हिंद महासागर में स्थित एक छोटा जलडमरू मध्य स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 है कि रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है। तो ये किसने जीता है। तो ये मध्य प्रदेश ने जीता है। कौन सा जीता है, मध्य प्रदेश ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था। इनमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश देना स्वीकार किया था। तो किनके कहने पर। तो ये आनंद के कहने पर जो है दोस्तों बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश की स्वीकृति दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बताना है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है दोस्तों नेपाल के कपिलवस्तु नामक स्थान लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ। ठीक है, कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 563 ईस्वी में हुआ था, लुम्बिनी में 563 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और पिता का नाम क्या था दोस्तों महात्मा बुद्ध के, सुशोधन था, सुशोधन था। और
और माता का नाम क्या था, तो महामाया था, और उनकी, ठीक है, मौसी प्रजापति का नाम क्या था, गौतमी था। ठीक है, उनकी मौसी का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, तुर्कान ए चिहलगानी, है ना, तुर्कान ए चिहलगानी का निर्माण किसने किया था? तो ये किसने किया था, तो ये इल्तुतमिश ने जो है तुर्कान ए चिहलगानी का निर्माण किया था। किसने किया था, इल्तुतमिश ने। कब किया था, तो 1200 इल्तुतमिश ने किया था। और इल्तुतमिश ने जो है दोस्तों 1210 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। कब बैठा था, दिल्ली के सिंहासन पर 1210 ईस्वी में। और तुर्कान ए चिहलगानी क्या था, ये तो 40 सरदारों का एक संगठन था। क्या था, 40 सरदारों का एक संगठन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मजम उल बहरीन, है ना, दो समुद्रों का संगम की रचना किसने की थी? क्या है, मजम उल बहरीन दो समुद्रों का संगम की रचना किसने किया था? तो ये किसने किया था, ये किया था दोस्तों दारा शिकोह ने किया था, मजम उल बहरीन। ठीक है, यानी दो समुद्रों का संगम की रचना किसने किया था, तो दारा शिकोह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, कि बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बम्बई का वास्तविक संस्थापक जो है ये कौन था, तो गैरोल्ड अंगियार था। कौन था, गैरोल्ड अंगियार। बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन था, गैरोल्ड अंगियार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति जो है दोस्तों 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था, मेरठ से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो इसको तो सर बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यह क्वेश्चन लगभग अधिकांश लोगों को मालूम ही होगा। तो इसके लेखक कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी? नींव किससे पड़ी थी? क्या कह रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव जो है दोस्तों ये किससे पड़ी थी? तो ये 1835 के मैकाले के समरण पत्र से पड़ी थी। किसे, 1835 के मैकाले के समरण पत्र से पड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। और सरयू नदी ये इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो ये अयोध्या है। कौन सा, अयोध्या है। ठीक है, और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोमती के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? क्या है दोस्तों कि न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, और बीजी तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो ये केसरी का किया गया था। ठीक है, किसका किया गया था, केसरी का। ठीक है, और एक पुस्तक महात्मा गांधी के कौन सा था दोस्तों? तो यंग इंडिया। महात्मा गांधी का कौन था, यंग इंडिया। ठीक है, और सच्चिदानंद सिन्हा का कौन सा पुस्तक है? तो ये कौन सा, कौन सी पुस्तक है? तो ये सर्च लाइट है ना, पुस्तक नहीं बल्कि समाचार पत्र है ना, ये सर्च लाइट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? ठीक है, क्या कर रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? तो ये कौन थे? तो एओ ह्यूम थे। कौन थे दोस्तों? एओ ह्यूम थे। ठीक, और डब्ल्यू सी बनर्जी कौन थे? तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और 28 दिसंबर जो है दोस्तों 1885 को जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने लिया था? कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, कि हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है दोस्तों? ये अपना देश भारत ने जीता है। किसने जीता है? अपना देश
भारत ने जीता है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने जो है दोस्तों 14 बार के, है ना, 14 बार के विजेता जो है दोस्तों इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर 73 साल में पहली बार थॉमस कप जीता है। कितना बार दोस्तों? 73 साल में पहली बार थॉमस कप जीता है ये अपना टीम, पुरुष बैडमिंटन टीम जो है दोस्तों, है ना। ये किस पुरुष बैडमिंटन टीम जो है दोस्तों 73 साल में पहली बार जो दोस्तों थॉमस कप जीता है। और किसको हराया है? 14 बार के विजेता बैडमिंटन पुरुष टीम के बैडमिंटन के विजेता कौन है? ये इंडोनेशिया को हरा कर जीता है। ठीक है दोस्तों, ये तो गर्व की बात हो गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति के कारण जो है दोस्तों किसको लाभ होता है? तो ये ऋणी वर्ग को लाभ होता है। किसको होता है? ऋणी वर्ग को लाभ होता है। और घाटा किसको होता है? हानि किसको होता है? तो ये उपभोक्ता वर्ग को, उपभोक्ता वर्ग या तो ऋणदाता वर्ग को जो है दोस्तों, और पेंशन भोगी वर्ग को, ये इन तीनों को जो है घाटा हो जाता है। और लाभ किनको होता है? तो ऋणी वर्ग को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फीफा विश्व कप जो है 2022 का भी आयोजन किस देश में किया जाएगा दोस्तों? तो इसका आयोजन जो है ये कतर में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? ये कतर में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन है? तो किस राज्य में जो है दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन है? तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है मेघालय, ऑप्शन बी दे रखा है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दे रखा है मिजोरम, और ऑप्शन डी दे रखा है मध्य प्रदेश। तो इनमें से बताना है कि भौगोलिक क्षेत्र से अधिकतम प्रतिशत वन किस राज्य में है। ठीक है, तो ये किस में है? तो ये सबसे अधिक जो है ये मिजोरम में है प्रतिशत की दृष्टि से, है ना। किस में है? मिजोरम में। ये कितना है? तो 84.53% है ना। ये कितना है? 84.53%। उसके बाद किसका है? तो उसके बाद जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। और उसके बाद किसका है? तो ये मेघालय का है। ठीक है, फर्स्ट में कौन सा है? तो ये मिजोरम, है ना। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय। ठीक है, और क्षेत्रफल के हिसाब से जो है दोस्तों मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा वन वाला राज्य है ना। देश का सबसे बड़ा वन वाला राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। और ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। तो बताना है कि भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी। ऑप्शन ए दे रखा है 1976, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है 2000, और ऑप्शन डी दे रखा है 1984। तो इनमें से बताना है कि भारत में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी। तो ये पहली बार भारत में जनसंख्या नीति की घोषणा जो है 1976 में की गई थी, है ना। कब किया गया था? 1976 में। और ऑप्शन बी दे रखा है 1981। 1981 में जो है दोस्तों ये जनसंख्या नीति में पहली बार कुछ संशोधन किया गया था, है ना। क्या हुआ था? 1981 में जनसंख्या नीति में पहली बार कुछ संशोधन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया। यानी कि दोस्तों भारत के जो है यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो ये कौन सा बन गया दोस्तों? तो ये अपना पड़ोसी नेपाल बन गया। कौन सा देश बन गया दोस्तों? ये नेपाल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? सर्वाहारी जंतु जो है दोस्तों किस वर्ग में आता है? तो सर्वाहारी जंतु जो है दोस्तों ये द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। किसमें? द्वितीयक उपभोक्ता में आता है, जो कि दोस्तों शाकाहारी प्लस मांसाहारी जो होते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। ठीक है, तो ये किस वर्ग में आता है? तो ये द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? तो यानी कि दोस्तों बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिला में होता है ये बताना है दोस्तों। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है किशनगंज में होता है। कहाँ पे होता है? किशनगंज में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो ये औरंगाबाद में होता है। और सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो ये गया है। सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो गया है। और सबसे ठंडा जिला भी कौन सा है? ये गया है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही आंसर? ये किशनगंज होगा, जो कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा होता है यहाँ पे। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि कवक फफूंदी द्वारा कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए दे रखा है दोस्तों दाद, है ना। ऑप्शन ए क्या दे रखा है? दाद। ऑप्शन बी मिर्गी दे रखा है। ऑप्शन सी लकवा और ऑप्शन डी टाइफाइड दे रखा है। तो इसमें से बताना है कि कवक फफूंदी द्वारा कौन सा रोग होता है। तो इनमें से जो है दोस्तों कवक फफूंदी द्वारा जो है ये दाद रोग होता है। कौन सा होता है? दाद। तो दाद का जो है कवक का जो दोस्तों एक ट्रिक होता है ना। क्या होता है दोस्तों? एक ट्रिक होता है कि ए दाद खाग। क्या होता है दोस्तों? ए दाद खाग, है ना। ए से हो जाता है एथलीट फुट रोग। ए से क्या हो जाता है? एथलीट फुट रोग हो जाता है। ठीक है, और तो बच गया दाद। दा से हो गया दाद और दो से हो गया दमा। क्या हो गया? दो से दाद और दो से दमा। और खा से हो गया दोस्तों खुजली और गो से हो गया गंजापन। या तो ऐसे ही याद रखेंगे, एथलीट, दाद, दमा, खुजली और गंजापन ये किससे होता है? तो ये कवक से होने वाला रोग है। ठीक है, तो कवक फफूंदी द्वारा इनमें से कौन सा रोग होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 35 नंबर कि बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? तो बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण यानी कि उसका जो है सर्व सबसे अधिक उत्तम क्या उपाय होता है दोस्तों? तो इसके बारे में कह रहा है। तो सर्वोत्तम संरक्षण किस इस परिस्थिति में होता है? तो ये जो है ठंडी और शुष्क परिस्थिति में होता है। कैसा होता है? ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 36 कि वैश्विक तापन से क्या संभावना हो सकती है? वैश्विक तापन से क्या संभावना हो सकती है? तो वैश्विक तापन से जो है दोस्तों समुद्र के स्तर में भी वृद्धि होगा, ये सही है। ऑप्शन बी दे रखा है फसल के स्वरूप में परिवर्तन, ये भी सही है। और द्वीपीय देशों को खतरा, ये भी सही है दोस्तों, है ना, वैश्विक तापन से। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों लोलक का आवर्तकाल जो है ये लंबाई पे निर्भर करता है। किस पे पड़ता है? तो ये लंबाई पे निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो वर्षा का बूंद जो है दोस्तों गोलाकार क्यों होता है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। क्या होता है दोस्तों? पृष्ठ तनाव के कारण, द्रव का पृष्ठ तनाव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? प्रकाश की तरंग जो है दोस्तों वायु से कांच में जब प्रवेश करता है तो क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें जो है क्या परिवर्तित होता है? तो इसमें क्या परिवर्तित होता है? तरंग दैर्घ्य और वेग परिवर्तित होता है। क्या होता है? तरंग दैर्घ्य और वेग परिवर्तित होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है दोस्तों कि रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है। तो यानी कि बताना है कि दोस्तों की रासायनिक रूप से जो है सूखी बर्फ इनमें से कौन सा है? तो ये सूखी बर्फ किसे कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सूखी बर्फ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 41 है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र बताना है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है दोस्तों NaHCO3 होता है। क्या होता है दोस्तों? NaHCO3 होता है, जिसे कि दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और Na2CO3 इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे धोने का सोडा कहा जाता है ना। इसे क्या कहा जाता है? धोने का सोडा। ठीक है, तो इसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट। और ऑप्शन डी दे रखा है CaCO3, इसे क्या कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। CaCO3 को क्या कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। किसका? संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? इनमें से बताना है कि कौन एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि क्या होता है दोस्तों? कि वैसी राशि होती है जिनमें की जो है दोस्तों परिणाम होता है किंतु दिशा नहीं होता है। अदिश राशि का क्या उदाहरण है? कि वैसी राशि जिनमें परिणाम तो हो लेकिन दिशा नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अदिश राशि कहा जाता है ना। तो अदिश राशि के उदाहरण कौन कौन सा है? तो ये दूरी, आयतन, चाल, घनत्व, विद्युत धारा, ताप, कार्य, ऊर्जा, दर्पण, है ना।
तो इनमें से सॉरी द्रव्यमान नहीं होगा, ताप कार्य और ऊर्जा होगा। तो इनमें से अदिश राशि कौन सा है, सॉरी द्रव्यमान भी होगा दोस्तों, क्या होगा, द्रव्यमान भी होगा, है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, अदिश राशि, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी जानवर है, यानी कि स्तनधारी जानवर कौन कौन सा है। तो स्तनधारी जानवर जो दोस्तों इसमें से चमगादड़ भी है, ये उड़ने वाली स्तनधारी है। और समुद्री गाय जिसे कि डुंगोंग कहा जाता है, ये भी दोस्तों स्तनधारी है। और समुद्री सिंह है ना, समुद्री सिंह ये भी क्या है, ये भी जो है दोस्तों स्तनधारी है। तो इनमें से कौन स्तनपायी है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि सभी इनमें जो है स्तनधारी जानवर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 44 कि निम्न में से कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं। इनमें से बताना है कि कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं। तो इनमें से जो है दोस्तों मांसाहारी कीटभक्षी पौधे वो होते हैं जो दोस्तों जो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए जो दोस्तों कीटों का भक्षण करता है, उसे मांसाहारी कीटभक्षी पौधा कहा जाता है ना। वो इसे पौधा कीटभक्षी पौधा कहलाते हैं। तो कीटभक्षी पौधे के उदाहरण कौन सा है ये दोस्तों, तो ये घटपर्णी है। कौन सा, घटपर्णी जो है ये मांसाहारी कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए जो दोस्तों ये कीटों का भक्षण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अनुवांशिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो अनुवांशिक के जनक के रूप में जो है दोस्तों किसे जाना जाता है, तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है ना। मेंडल को जाना जाता है, किसे, ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी में जो है कुल 28 अस्थियां होती है। कितनी होती है, 28 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पायरिडॉक्सिन है ना, क्या कर रहा है दोस्तों कि पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है। तो पायरिडॉक्सिन जो है दोस्तों किस विटामिन को कहा जाता है, तो ये विटामिन B6 को जो है पायरिडॉक्सिन कहा जाता है ना। विटामिन B6 को क्या कहा जाता है, पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, ठीक है। और पायरिडॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, तो ये रक्त छीनता हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है और पेशीय ऐंठन होता है। कौन सा, रक्त छीनता, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन जो है दोस्तों ये पायरिडॉक्सिन की कमी से हो जाता है, यानी विटामिन B6 की कमी से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी दूरी एवं उस लेंस की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। क्या कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये 1 मीटर उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 मीटर उत्तल लेंस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 1 मीटर उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। मूल संविधान में जो है दोस्तों कितनी अनुसूचियां थी, तो ये बताना है दोस्तों कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में जो है दोस्तों कितनी अनुसूचियां थी, तो पहले जो है दोस्तों 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। और वर्तमान में कितनी है दोस्तों, तो वर्तमान में 12 है। तो इसका मूल संविधान में पूछ रहा है, तो मूल संविधान में पहले कितनी अनुसूचियां थी, तो ये जो है दोस्तों 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है। इनमें से बताना है कि कौन सा मिलान असत्य है। तो इनमें ऑप्शन ए दे रखा है दोस्तों मौलिक अधिकार जो कि संविधान के भाग 3 में है, ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी दे रखा है दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो कि संविधान के भाग 4 के क में, ये भी सही है। 4 के क या 4 के ए में, ये ठीक है। आपात उपबंध ये संविधान के भाग 20 में, ये भी सही, ठीक है। और राजभाषा संविधान के भाग 17 में, ये बिल्कुल सही है। तो इनमें से कौन सा मिलान असत्य है, यानी कि गलत है। तो ऑप्शन ई कर लेंगे दोस्तों कि इनमें से कोई एक कर देंगे दोस्तों, तो ये सभी उपयुक्त क्या कर देंगे दोस्तों, उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 51 है कि संविधानोत्तर संस्था, इनमें से कौन सा जो है दोस्तों संविधान की संस्था है, ठीक है, जिसका कि उल्लेख संविधान में किया गया दोस्तों उसे संविधानोत्तर संस्था कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा जिसका कि संविधान में उल्लेख नहीं है उसे संविधानोत्तर संस्था कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है, तो ये मानवाधिकार आयोग है ना। ये कौन सा दोस्तों, मानवाधिकार आयोग जो है ये संविधानोत्तर संस्था है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से दे रखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। इनमें से बताना है कि कौन सा कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो विलियम जो है दोस्तों लॉरेंस, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये सब क्या थे दोस्तों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और विलियम लॉरेंस ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, और कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1946 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1946 में हुआ था। और कैबिनेट मिशन का जो है भारत में आगमन किस मुख्य विषय क्या था दोस्तों, कैबिनेट मिशन का जो है दोस्तों भारत में गठन करना, तो ये संविधान सभा का गठन करना था। ठीक है, संविधान कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो संविधान सभा का गठन करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 है कि संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र कहा जाता है, यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र कहा जाता है, यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये जो है दोस्तों भाग 3 को जो है दोस्तों, संविधान के भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। तो इनमें से बताना है दोस्तों कि कौन सा जो है, कौन सा चुनाव जो है दोस्तों निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि किसका चुनाव जो है दोस्तों भारत के निर्वाचन आयोग नहीं करवाते हैं। तो इनमें से जो है दोस्तों स्थानीय निकाय, स्थानीय निकायों का जो है दोस्तों चुनाव ये भारत के निर्वाचन आयोग नहीं कराते हैं, बल्कि ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये बी.एन. राव को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, बी.एन. राव को जाना जाता है। ठीक है, किसे जाना जाता है, बी.एन. राव को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, तो ये कौन थे, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। और भारत और जो है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है दोस्तों ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो ये कब स्वीकार किया था, तो ये किया था दोस्तों 22 जुलाई 1947 को, है ना। कब किया था, 22 जुलाई 1947 को ये किसका गठन किया गया था, तो ये राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को जो है दोस्तों 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को और राष्ट्रीय गान जन मन गण को जो है दोस्तों स्वीकार, राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गीत कौन सा हो गया, वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान जनगण मन को जो है दोस्तों 24 जनवरी 1950 को जो दोस्तों राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृति मिली थी। ठीक है, मान्यता प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 कि राज्यसभा का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों इनमें से बताना है कि राज्यसभा का गठन जो है कब किया गया था। तो राज्यसभा का गठन जो है दोस्तों 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। कब किया गया था, 3 अप्रैल 1952 को। तो राज्यसभा आया दोस्तों, तो राज्यसभा का जो है दोस्तों कभी विघटन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, और राज्यसभा के जो है दोस्तों राज्यसभा का जो है दोस्तों सदस्यों का जो है दोस्तों राज्यसभा के सदस्य जो है दोस्तों प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है दोस्तों 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है दोस्तों राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, और राज्यसभा में जो है दोस्तों 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है, ये विघटित नहीं होता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। क्या कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। ये तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था
99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, तो कब किया गया था? 99वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा। इसके द्वारा क्या किया गया था दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय में जो है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में जो दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो दोस्तों कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किया गया था। क्या किया गया था? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किया गया था। क्या किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो है दोस्तों कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किया गया था, जिससे कि 2015 में संविधान संशोधन को 2015 में जो वर्ष 2015 में इस संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने जो दोस्तों असंवैधानिक करार दिया। ठीक है ना, क्या कर दिया? असंवैधानिक करार करते हुए इसे रद्द कर दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थाने इन सितु क्या है? तो स्वस्थाने क्या है? तो स्वस्थाने जो है दोस्तों ये वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण है। क्या है दोस्तों? तो वनस्पति या जंतुओं के संरक्षण एवं उनके मूल प्राकृतिक आवासों का क्या है कि वनस्पतियों या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना, है ना। तो ये नहीं है दोस्तों, ये है वनस्पतियों एवं जंतुओं की विलुप्त। ये भी नहीं है दोस्तों, ये कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वनस्पति या जंतुओं के संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना। ठीक है, मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में अस्थाई समिति की प्रणाली विकसित की गई है। तो भारतीय संविधान संसद में जो है अस्थाई समिति की प्रणाली विकसित की गई है। ये कब से किया गया है? तो ये जो है 1983 से किया गया। भारतीय संसद में अस्थाई समितियों की प्रणाली विकसित की गई है कब से? तो ये 1983 से किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस क्या है दोस्तों? तो इसके बारे में बताना है। तो ग्रीन पीस जो है पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। क्या कह रहा है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो ये इनके संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद थे। कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो यक्षगान जो दोस्तों ये किस राज्य का नृत्य है? तो यक्षगान ये कर्नाटक राज्य का नृत्य है। ठीक है ना, लोक नृत्य है। ठीक है, कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्र लिपि किस राज्य में स्थित है? तो बताना है दोस्तों कि ताम्र लिपि किस राज्य में स्थित है। तो ताम्र लिपि जो है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है ताम्र लिपि। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? निम्न में से बताना है कि किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसे किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को जो है दोस्तों कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल कौन सा है दोस्तों? तो ये राजघाट है। कौन सा है? राजघाट। महात्मा गांधी से याद रखेंगे दोस्तों कि 30 जनवरी को जो है दोस्तों शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 30 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 67 है कि मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये ढाका में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? ढाका में। क्या कह रहा है कि मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये ढाका में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? ढाका में। ढाका किसकी राजधानी है? ये बांग्लादेश की है ना। किसका है? बांग्लादेश की। और प्रधानमंत्री कौन है बांग्लादेश के? तो ये शेख हसीना है। ठीक है, और मुद्रा क्या है? टका है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है?
तो इसमें से किस देश में जो है सबसे ऊंची मस्जिद है, तो ये मिस्र में है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों 69 ही क्वेश्चन था। फिर है दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तो यदि दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों स्टडी फास्ट विथ नॉलेज को यदि दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे, और यदि दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह लगे रहेंगे तो दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा ही नहीं दोस्तों, बल्कि एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद भी करेंगे दोस्तों, है ना। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है डर से थर थर काँपेगा दोस्तों, यदि इसी तरह मेहनत करते रहे तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।